मतलब क्या? रिवर्स मतलब क्या? पीछे खींचना। हम बोलते हैं ना रिवर्स गियर होता है, तो डायबिटीज क्या पीछे वापस कर सकते हैं, मतलब हमारे बॉडी से वो डायबिटीज को वापस नॉर्मल कर सकते हैं। अब डायबिटीज क्या है वो समझेंगे तो उसको रिवर्स कर सकेंगे। तो पहले डायबिटीज होने की वजह, नॉर्मल शुगर क्या होता है वो सब जानते होगे, तो भी एक बार वो समझ लेना इसलिए जरूरी है कि कई चीजें ऐसी होती है कि हम मिथ्स पालते हैं, और कई चीजें ऐसी होती है कि हमको पता होता है, पर उसके लिए जो पूरी जानकारी होती नहीं होती, तो उसकी वजह से कई चीजों में हम मिस्टेक करते हैं। तो सभी लोगों को जैसे पता है कि हमारे बॉडी में शुगर जब एबनॉर्मल हो जाते हैं तो इसको डायबिटीज बोलते हैं। और डायबिटीज में जो नॉर्मल तीन टाइप के डायबिटीज होते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है, जिसमें इंसुलिन बनता नहीं या कम मात्रा में बनता है, जो काम नहीं करता। तो वो टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज, जो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और तीसरा जो है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होता है फीमेल को, और उसके बाद प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी वो पूरा मतलब नॉर्मल भी हो जाता है और वगैरह, जो डाइट वगैरह प्रोग्राम होता है, और जैसे जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है वुमन, उसके हिसाब से सही हो जाता है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो टाइप 2 डायबिटीज, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज, जो रिवर्स हम कर सकते हैं। और रिवर्स कैसे कर सकते हैं, उसके पहले उसका नॉर्मल वैल्यू जानेंगे कि नॉर्मल हमारा जो शुगर होता है वो कितना होना चाहिए। फास्टिंग मतलब भूखे पेट में हमारा शुगर 80 to 100 होना चाहिए। फिर पोस्ट प्रेंडियल मतलब खाना खाने के बाद जो शुगर होता है 120 to 140 होना चाहिए। ये नॉर्मल रेशियो है। एज के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है, ओल्ड एज में थोड़ा बहुत शुगर फ्लक्चुएट होता है, पर नॉर्मल रेशियो ये होना चाहिए। अगर ये है आपके बॉडी में तो आपका शुगर नॉर्मल है, नहीं तो फिर आपको इन्वेस्टिगेट कराना पड़े। और कई बार एक्सीडेंटल भी फाइंडिंग होता है शुगर का जो चीज होता है। क्या होता है, हम कोई बीमारी से ग्रसित है और जाते हैं, तो तब पता चलता है कि हमको डायबिटीज है या कोई बीमारी के साथ में हमको अलोंग ये शुगर का प्रॉब्लम है, वो पता चलता है। तो टाइप 2 डायबिटीज की आज बात करने वाले हैं, और रिवर्स कैसे करना है उसके लिए समझेंगे। तो रिवर्स करना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। रिवर्स करना है आपको तो थोड़ा बहुत आप अगर फॉलो करोगे, ये नॉर्मली ये हम जो बात कर रहे हैं मेडिकली क्लेम नहीं कर रहे, पर आप अगर लाइफस्टाइल उसको मॉडिफाई कर सकते हो तो आपका जो डायबिटीज है वो रिवर्स हो जाए। क्योंकि ये जो चीज है ना वो हमारे डाइट पे डिपेंड है, हमारी डेली एक्टिविटी पे डिपेंड है। तो इसकी वजह से आप रिवर्स कर सकते हो। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो लाइफ आप ऑर्गेनाइज कर दोगे तो रिवर्स हो जाएगा। पर ज्यादातर ज्यादातर लोगों को परेशानी क्या होता है कि जो खान पान रहन सहन जो होता है उसकी वजह से उनको ये रिवर्स करना मुश्किल होता है। और कई सारी आदतें ऐसी पाल लिया है कि बरसों से हम ये कर रहे हैं, तो इसमें से कैसे दिक्कत हो सकती है, ऐसी सारी बहुत सारी मिथ्स होती है। तो उसकी वजह से हम उसको रिवर्स नहीं कर पाते हैं। रिवर्सल डायबिटीज एक प्रोसेस है जिससे खान पान से लेके रिपोर्ट जो होता है आपका, वो जो नॉर्मल होना चाहिए, मतलब उसमें अब सी पेप्टाइड लेवल वगैरह हम करते हैं, वो अगर आपका सही है तो रिवर्स का हम सोच सकते हैं। और रेशियो देखेंगे डायबिटीज का, तो डायबिटीज का टॉपिक हम आज क्यों सोच रहे हैं, तो डायबिटीज एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी चैलेंज है। और डायबिटीज होने की वजह मोस्ट प्रोबेबल ओबेसिटी मोर लाइकली है। और ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज होता ही है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो डे टू डे और लाइफ में हम यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में शुगर एक लेवल से बढ़ के फिर हमको डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो रेशियो अगर डायबिटीज का जो अर्थ है, डायबिटीज डाया प्लस बीट्स, तो डाया मतलब मरना और बीट्स मतलब धीरे धीरे। तो आपको धीरे 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 करके वो चैलेंजेस, डायबिटीज का ऐसा होता है, आपने कई लोग देखे होंगे डायबिटीज के, तो क्या होता है धीरे 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 करके ऑर्गन को डैमेज करता है डायबिटीज, तो धीरे धीरे मारना इट्स मीन्स डायबिटीज। और डायबिटीज हम बोले तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डिसीज नहीं है, एक शुगर का जो है ना डिसऑर्डर है। तो हमारा बॉडी में जो शुगर जो नॉर्मल होना चाहिए वो एबनॉर्मल हो जाता है। इट मीन्स वन टाइप ऑफ डिसऑर्डर, उसको हम ऑर्डर में ला लेते हैं, तो हमारा डायबिटीज मतलब शुगर नॉर्मल हो जाता है। तो वही चीज हम बात करते हैं। दूसरा रेशियो देखिए तो इंडिया में
अभी 11.4% लोग को डायबिटीज है। 11.4 मतलब आप समझ लो अप्रोक्सीमेट 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है। और दूसरा चौंकाने वाला जो है तारण वो है कि 15% लोग ऐसे हैं कि जिनको साइलेंटली मतलब वो है ना डायबिटीज है पर अनडायग्नोस्ड है, तो उनको पता ही नहीं उनको डायबिटीज है। तो आप समझिए कि अनडायग्नोस है, उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी चैलेंजेस हो जाएगी उसको बाद पता चले, तो वो सारी दिक्कत होती है। दूसरा हमारे जो इंडिया की बात करें तो 40% पीपल आज ओबेसिटी से परेशान है, मतलब मोटापे का, और ये जो आंकड़ा है उसकी वजह से डायबिटीज डे टू डे बढ़ रहे हैं। तो हम शुगर की बात करते हैं क्योंकि डायबिटीज में सब बोलते हैं शुगर नहीं खाना चाहिए, शुगर अवॉइड करना चाहिए। तो शुगर के फॉर्म वगैरह जानेंगे। आपको रिवर्स करना है तो पहले जो आप करते हैं उसको छोड़ के क्या दूसरा कर सकते हैं वो हम समझेंगे, तो आप अच्छे से रिवर्स का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हम पहले ये समझते हैं कि शुगर का हमारे बॉडी में, और शुगर का हमने इम्पोर्टेंट क्या करते हैं। शुगर स्वाद का सम्राट है, बोलते हैं शुगर स्वाद का। हम कहाँ मैरिज फंक्शन में जाते हैं तो पहले क्या पूछते हैं कि मिठाई कौन सा है कि नहीं। और हम मैरिज फंक्शन करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम स्वीट का पहले सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। तो स्वीट का इम्पोर्टेंट पहले से, और जो बोलते हैं कि मिष्ठान की तरह हम एवरेज उसको कंजप्ट करते हैं। दूसरे भगवान को भी क्या प्रिय है, गणपति को हम क्या चढ़ाते हैं, लाडू चढ़ाते हैं। और स्वीट बहुत सारी स्वीट है वो भगवान को हम चढ़ाते हैं। तो भगवान को आप अन्नकूट वगैरह में दर्शन करते हैं तो स्वीट और जो चीजें होती है वो बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट की होती है। तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम है कि ये सब तो हम खा ही सकते हैं, समझिए। तो ये खाने की वजह से हमको धीरे धीरे चैलेंजेस आती है। तो ये हम अगर खाते हैं तो कैसे खाना चाहिए और क्या क्या हमको मिस्टेक होती है वो सब हम जानेंगे तो उससे बच सकेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, कार्ब्स मतलब गेहूं मैदे की चीज जो भी होती है, शुगर वाली जो चीज होती है वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना प्राइमरी कारण है शुगर का। तो बहुत सारी और भी वजह है शुगर की, पर आप समझोगे कि कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हम बरसों से, आज से मान लो कि एक दो पीढ़ी पहले सोचो तो इतनी सारी बीमारियां नहीं थी, और तब भी खाना पीना ऐसा ही था, समझिए। तो खाना पीना ऐसा था, मतलब घर डाइट होता था, बाहर का कुछ नहीं हम कंज्यूम करते थे। तो उसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल लाइफ स्पान अच्छा रहता है, हम डिसीज फ्री रहते थे। पर अभी जो सारी चीजें होती है वो ओवर कंजप्शन ऑफ सम थिंग, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी वजह से हमको कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर होती है। कार्बोहाइड्रेट के मोटे तौर पे अगर हम पार्ट देखें तो उसके 4 पार्ट हैं। एक मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, ये मेडिकल टर्म्स है। मोनोसेकेराइड को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड में होते हैं। फ्रुक्टोज मतलब फ्रूट में से जो शुगर मिलता है वो। डाइसेकेराइड लैक्टोज माल्टोज मतलब मिल्क में से जो मिलता है वो डाइसेकेराइड है, सुक्रोज जो है। फिर ओलिगोसेकेराइड और पॉलीगोसेकेराइड जो है ना पॉलीसेकेराइड, वो स्टार्च है। स्टार्च मतलब जो फीकी चीजें, गेहूं मैदा मतलब अनाज जो है वो स्टार्च है, तो उसमें से भी शुगर निकलता है, बराबर। और वैसे मोटे तौर पे देखे तो दो तरफ के शुगर होते हैं। एक स्वीट शुगर होता है, जो स्वीट शुगर मतलब आप जो खाने से आपको स्वीट लगे, जैसे शक्कर है, फिर गुड़ है, फिर हनी है, तो ये स्वीट है। फिर मिठाई है तो वो स्वीट है, तो उसमें भी 100% शुगर होता है। दूसरा स्टार्च होता है, मतलब गेहूं मैदा, फिर कॉर्नफ्लेक, फिर राइस, वो जो चीजें हैं वो भी स्टार्च है, और उसमें से भी शुगर ही कन्वर्ट होता है। तो ये दो टाइप्स के शुगर के बाउंड्स होते हैं। अब हम ये सारी चीजें समझते हैं, उसके पहले कई चीजें हम ऐसे कंजप्ट करते हैं तो उसके बारे में समझेंगे कि डे टू डे लाइफ में डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट हम हमारे परिवार को, हम और हम भी कई सारी शुगर की ऐसी जो वैरायटी है हमको पता नहीं होता, और हम डे टू डे लाइफ में लेते हैं, तो उसकी वजह से आपको टाइम भी वो डिफिकल्टी या ये परेशानी झेलनी पड़ती है। तो मैं आर्टिफिशियल शुगर का बात कर रहा हूँ। तो आर्टिफिशियल शुगर कौन कौन सी है और हम कैसे उसको
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे कंजर्व करते हैं, और हमारे परिवार को भी कैसे मतलब उसका है ना एक परिवार को भी उसके लिए जो भी चीज मान लो कि हम खाते पीते हैं, तो परिवार को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एडिशनल शुगर हम देते हैं। तो आर्टिफिशियल शुगर में पहला शुगर सैक्रिन, सैक्रिन का नाम सबने सुना होगा। तो सैक्रिन बहुत सारी चीज में यूज होता है। सैक्रिन फर्स्ट आर्टिफिशियल शुगर है। तो कई लोग बोलते हैं सैक्रिन जो लेने से ऐसा दिक्कत नहीं होता, पर सैक्रिन नो न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब सैक्रिन में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं, सैक्रिन से हमको कोई बेनिफिट नहीं है। कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक में सैक्रिन होता है। फिर बिस्किट, बहुत सारे बिस्किट में सैक्रिन होता है। फिर कैंडी, तो कितने लोग हैं ये सब नहीं खाया हुआ है कोई भी दिन? सभी लोगों ने बिस्किट कैंडी सब कुछ खाया ही होगा ना। तो उसमें सैक्रिन होता है। तो बच्चे को भी हम ऐसे खिलाते हैं, तो ये सैक्रिन जो होता है हमारे बॉडी में स्टोर होके धीरे 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 करके हमको डिसीज प्रोन बनाता है। तो ये सैक्रिन वाली चीजें हम ऐसा सोचते हैं कि बिस्किट वगैरह में तो कैसे शुगर होगा, तो ये सैक्रिन वाला शुगर होता है। तो उसकी वजह से हमको स्किन प्रॉब्लम होता है, मतलब चमड़ी का प्रॉब्लम होता है। तो कई सारे स्किन इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं तो वो सैक्रिन की वजह से होता है। फिर डाइजेस्टिव, अगर मदर बच्चे को फीडिंग दे रही है और मदर ये सैक्रिन का कंजप्शन करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सीक्रेट होता है बच्चे फीडिंग में, और उसकी वजह से बच्चे को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है। तो ये पहला आर्टिफिशियल शुगर है। दूसरा है हमारा एस्पार्टन करके शुगर आता है। जो एस्पार्टन जो होता है वो इप्राटिक एसिड और फिनाइल एनिलिन उसके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो वो एस्पार्टन शुगर जो आप समझेंगे, तो एस्पार्टन शुगर भी ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है, और वो पीएच लेवल कम करके उसको एसिडिक बना के हमको सर्व करते हैं, समझिए। तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम को मतलब न्योता देता है। इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन, अल्जाइमर, ऐसी सारी बीमारियां वो एस्पार्टन शुगर से होते हैं। तो दूसरा शुगर एस्पार्टन शुगर है। तीसरा है स्टीविया, जो वनस्पति में से वनस्पति के जो लीफ होते हैं उससे बनता है। तो कई सारे एक्सपर्ट ऐसे बोलते हैं वेट लॉस में भी स्टीविया का यूज होता है, और स्टीविया बहुत मतलब सैचुरेटेड शुगर होता है। और कोका कोला, पेप्सी जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें स्टीविया का यूज होता है। कोका कोला में जैसे क्रूशिया नाम करके क्रूविया नाम करके कंटेन होगा, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, अगर पीते हैं या पिलाया है किसी को तो वो आप सर्च करोगे तो स्टीविया का पार्ट है। ऐसे पेप्सी में भी पायोरिया करके एक कंटेन होता है जो स्टीविया का पार्ट है। तो ऐसी सारी हाई ग्लूकोज हम कंजप्ट करते हैं, और ये स्टीविया की वजह से हमको हार्ट डिसीज और प्रेगनेंसी संदर्भ भी बीमारी होती है। तो आपको समझना होगा कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह कितना रूटीन यूज होता है मैरिज शादी में, और कोई गेस्ट आते हैं तो घर में फ्रिज में भी पड़ा होता है। तो डे टू डे हम जो कर रहे हैं तो वो कितना सही है, और इन फ्यूचर हमारी जिंदगी क्या होगी वो भी हम समझ सकते हैं। फिर शुगर जो नॉर्मल शुगर बोलते हैं, ब्राउन शुगर। तो ब्राउन शुगर जो हम कई बार बोलते हैं कि सेफ है, पर ब्राउन शुगर भी वजन बढ़ाने में लिए, और ब्राउन शुगर की वजह से स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होता है, तो दांत में वो इन्फेक्शन होता है, तो डेंटल कैरीज वगैरह होता है। तो ये ब्राउन शुगर कई बार हम सेफली यूज करने का सोचते हैं, पर ऐसा सेफ नहीं है। और दूसरा कई बार गाउट होता है। गाउट की वजह क्या है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड जब बढ़ता है तब गाउट होता है। तो ये सब जो शुगर वाली ब्राउन शुगर वाली चीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो पैदा होता है उसकी वजह से यूरिक एसिड प्रोसेस नहीं होता, और उसकी वजह से गाउट हमको फेस करना पड़ता है। चौथी चीज है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज मतलब फ्रूट में से जो शुगर मिलता है वो फ्रुक्टोज है। वो डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं होता, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद डाइजेस्ट होता है फ्रुक्टोज जो होता है। और वो कई बार हम कोविड के वक्त देखा कि ट्राइग्लिसराइड लेवल सबका बढ़ा है, और लीवर में जो सारी चैलेंजेस प्रॉब्लम करता है वो फ्रुक्टोज, एक्सेसिव फ्रुक्टोज आप यूज करते हो तो उससे भी होता है। फ्रूट का एक इस्तेमाल और उसका एक प्रोग्राम होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको फ्रूट लेना चाहिए, नहीं तो फ्रुक्टोज भी बॉडी को कहीं ना कहीं हार्मफुल है। और फ्रूट जूस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ्रूट जूस लेने से उसमें से जो रेसा होता है, मतलब फाइबर होता है, वो चला जाता है। तो उसकी वजह से हमको क्या मिलता है, उल्टा मतलब शुगर ही मिलता है। और फ्रुक्टोज में हम सोचे तो बनाना, चीकू,
मैंगो, उसमें सबसे ज्यादा फ्रुक्टोज होता है, मतलब शुगर कंटेंट जो फ्रूट है उसमें फ्रुक्टोज होता है। तो वो फ्रुक्टोज को भी कैसे मैनेज करना है वो भी हमको सोचना पड़े। फिर सुक्रोज करके आता है, टेबल शुगर, सुक्रोज का शुगर जो आता है उसमें भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिश्रण होता है। तो वो भी हमारे बॉडी को हार्मफुल कुछ न कुछ दिक्कतें देता है। रेगुलर हम लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसके अलावा माल्टोज जो जुआर में मिलता है, हम जुआर खाते हैं, कई लोग जो जुआर का यूज करते हैं, तो जुआर में भी माल्टोज नाम का शुगर होता है। तो माल्टोज शुगर धीरे धीरे हमको उसका साइड इफेक्ट लीवर डैमेज वगैरह होता है। फिर लैक्टोज जो मिल्क में होता है, लैक्टोज नाम का शुगर होता है जो मिल्क की वजह से हम कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा गैलेक्टोज है, वो भी मिल्क का शुगर है। तो ऐसे लैक्टोज, मैल्टोज, ए फिर सुक्रालोज नाम का एक आर्टिफिशियल शुगर अभी नया है। वो जो सुक्रालोज नाम का शुगर है ना, वो मतलब 500 से 1000 मतलब 100 टाइम स्वीट है। और दूसरा सुक्रालोज शुगर है ना, बहुत सारे रिसर्च के बाद ये सुक्रालोज शुगर बना है। तो उसका कंपेरेटिव टू अदर शुगर वो कॉस्टली भी है सुक्रालोज शुगर, और इसका कैलोरी जीरो है, समझिए। तो मतलब वो बॉडी में जाता है तो जीरो शुगर हमारे बॉडी में आता है। क्यों? क्योंकि 80% जो है ना यूरिन में एक्सक्रिएट हो जाता है, और 20% जो है ना स्टूल में एक्सक्रिएट हो जाता है। तो मतलब इतने शुगर के टाइप आर्टिफिशियल शुगर है। तो आप समझोगे कि आर्टिफिशियल शुगर ये हमने देखिए, सैकरीन, एस्पार्टम, स्टीविया, ब्राउन शुगर, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज और सुक्रालोज। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम उनका कंजप्शन कहीं ना कहीं करते होंगे। तो बचपन से ही हमको ऐसी आदत हो जाती, बच्चों को भी बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, केक वगैरह खिलाते, तो उसमें ये आर्टिफिशियल शुगर कहीं ना कहीं रहता है। नेचुरल बोलते हैं मतलब जीरो शुगर वाला, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बहुत कम चीजें ऐसी होगी कि जी नेचुरल शुगर वाली होगी, मतलब जिसमें साइड इफेक्ट नहीं हो, ऐसे शुगर हो सकता है। दूसरा, हम डे टू डे लाइफ में मतलब सुबह से शाम हमारा खाना पीना क्या रहता है। हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, और शाम को भी डिनर लेते हैं। तो जो डायबिटीज की मेन जो वजह है वो हमारा खान पीन और शेड्यूल भी है। तो हमारा सुबह ब्रेकफास्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, मतलब गेहूं मैदे की चीज मैक्सिमम होती है। उसमें हम ब्रेकफास्ट जो करते हैं उसमें ज्यादातर लोग चाय पीते होंगे, उसमें भी शुगर है। चाय के अलावा हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं, रोटी, बाकरी, फिर पोहा खाते हैं, फिर थेपला खाते हैं, हांडवा ऐसा लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है उसमें भी। दूसरा, हम लंच लेते हैं तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल लेते हैं, उसमें भी रोटी और जो चावल है वो कार्बोहाइड्रेट है। शाम को हम खाते हैं वैसे भाखरी वगैरह यूज करते हैं, खिचड़ी खाते हैं वैसे इसमें राइस होता है। तो वो सब कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो भी हम डे टू डे कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से, और नॉर्मल हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो हमारे बॉडी को चलाने के लिए, एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो उसका नॉर्मल मोटे तौर पे रिक्वायरमेंट 250 ग्राम से लेके 325 मतलब 350 ग्राम के तकरीबन रहता है। तो वो कंजप्शन हम जैसे जैसे हमारा बढ़ता है तो हम प्राय डायबिटीज होने की हमारी संभावना इतनी बढ़ जाती है। तो हमारा नॉर्मल, अब जब हमको डायबिटीज हो गया है या डायबिटीज ग्रसित है हम, तो हमको जो शुगर का रिक्वायरमेंट है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है ना, हमको नीचे गिरा के 150 मिलीग्राम पर डे करना पड़ेगा, तो हम उसको रिवर्स कर सकेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है। आप आज मतलब सुनोगे तो आपको शौक लगेगा। कई बार ऐसे सोचते हैं कि हम जो अनाज खाते हैं तो हम मिक्स ग्रेन खाते हैं, हम तो मकई का लोट खाते हैं, बाजरी का यूज करते हैं, तो उसमें शुगर कम होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिससे उसका जो असेसमेंट करते हैं, तो उसका मैं आपको मोटे तौर पे 5-10 चीजों का बताऊंगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप शुगर क्या कंज्यूम करते हैं और क्या क्या होता है। गेहूं जो होता है, गेहूं हर एक पर्सन यूज करता है। तो गेहूं में नॉर्मली हम 100 ग्राम का सैंपल करें, 100 ग्राम में हम सोचे तो 100 ग्राम में अप्रोक्सीमेट 3 से 4 रोटी बनती है, और उससे कैलोरी कितनी मिलती है? 327 कैलोरी। तो हमारी 3 रोटी में ही 327 कैलोरी हो गई। पूरे दिन का कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन एक ही टाइम में खत्म हो गया। और उसमें से फाइबर कितना होता है? फाइबर जो बॉडी को और हमारे बॉडी को डाइजेस्टिव प्रोसेस में, और दूसरा
शुगर को जो है ना कंट्रोल करने में फाइबर हेल्प करता है। तो इसमें 12.2 कार्बो मतलब फाइबर है 100 ग्राम जो गेहूं होता है उसमें। फिर कार्बोहाइड्रेट इसमें कितना है 61 ग्राम, 61% कार्बोहाइड्रेट है। मतलब आप समझो, आप 100 ग्राम रोटी खाते हो तो उसमें 61%, मतलब एक हम 100 ग्राम रोटी में तीन, अगर 100 ग्राम चावल मतलब गेहूं है उसमें 3 रोटी बनाते हैं तो एक रोटी में अप्रोक्सीमेट 4 चम्मच शुगर हुआ। कितना? 4 चम्मच। तो मतलब 3 रोटी हम खाते हैं तो 12 चम्मच, तो ये हमारा रिक्वायरमेंट पूरे दिन का पूरा हो गया, क्योंकि एनर्जी जो देना है। तो ये 325 जो 327 उसका पूरे दिन का जो होता है वो हमको एनर्जी प्रोड्यूस करने में कार्बोहाइड्रेट इतना जाता है और हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। मतलब आप समझो तो एक ही टाइम का हम 3 रोटी उस मिनट से हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा है, मतलब 54 है। और उसका लोड भी ग्लाइसेमिक लोड जो बोलते हैं 33 है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को क्यों समझना पड़े? जो कि हम रिवर्सल डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तो रिवर्सल डायबिटीज में वो चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है वो हमारे बॉडी में जाके शुगर तुरंत रिलीज कर देता है। तो जिसका लोड कम है ऐसी चीजें हमको यूज करनी चाहिए। तो गेहूं का हम जैसे बात किए तो हम डे टू डे में गेहूं भी यूज करते हैं। इस तरह मकाई भी है, मकाई जो बोलते हैं कि कई बार लोग गेहूं छोड़ के मकाई खाने लगते हैं। तो मकाई का भी कंपोजिशन हम समझेंगे तो उसमें से 361 कैलोरी मिलते हैं, मतलब 100 ग्राम आप खाते हो तो इसमें 361 कैलोरी। तो रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल उससे भी ज्यादा। उसमें फाइबर 7.3% है, तो फाइबर वैल्यू गेहूं से कम है। और उसमें कार्बोहाइड्रेट 66 है, गेहूं से भी ज्यादा है। तो मकाई ऐसे हम बोलते हैं कि गेहूं छोड़ के मकाई खाया तो मकाई से तो ज्यादा नुकसान है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 52 और 46 है उसका लोड, मतलब सेम गेहूं जैसा ही है। तीसरा हम जो यूज करते हैं बाजरा। तो बाजरा यूज कई लोग, हमने तो छोड़ दिया गेहूं मकाई छोड़ दिया, हम तो बाजरे का रोटी खाते हैं। तो बाजरा की भी समझते हैं। बाजरे में भी 361 कैलोरी मिलते हैं 100 ग्राम हम कंजप्ट करते हैं तो। और उसमें फाइबर 8.7 मिलीग्राम है, मतलब 8.7% है। फिर उसका कैलोरी कार्बोहाइड्रेट कितना है 58, गेहूं का कितना है 61, मकई का कितना है 66 और इसका कितना है 58, मतलब ज्यादा कम नहीं है। मतलब आप बाजरी खाते हो, गेहूं खाते हो, मकई खाते हो तो उसमें क्या है सिमिलर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 54 है और उसका ग्लाइसेमिक लोड भी 31 है। आपको अगर शुगर रिवर्स करना है तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 से कम है, ऐसे आपको डाइट लेने पड़े। तो वो तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना हाई है गेहूं मकई बाजरा। फिर कई लोग बोलते हैं जुआर, हम तो ये सब छोड़ दिया, हम जुआर का रोटी खाते हैं। तो जुआर का भी समझो, तो जुआर में भी 329 कैलोरी मिलता है। और दूसरा उसमें फाइबर है 6.7% है और उसमें कार्बोहाइड्रेट 65.3 है। तो कार्बोहाइड्रेट कितना हुआ गेहूं के जितना, गेहूं से ज्यादा हुआ, मकई जितना हुआ। और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 62 है और ग्लाइसेमिक लोड भी 40 है। तो जो जो सारी चीजें हमको शुगर रिवर्स करने में चाहिए वो चीजें नहीं है। और ये सब चीजें बताने का आशय क्या है कि डे टू डे हम ऐसा कंजप्ट करते हैं, डे टू डे ऐसा खाने में हमारा होता है। हमको क्या होता, हमको हम ऐसे सोचते हैं कि मैं ये खाता हूँ तो उसकी वजह से मेरे बॉडी में शुगर नहीं जाता, पर शुगर जाता ही है। आप समझिए शुगर हम लेते ही है। दूसरा रागी, कई लोग रागी का बोलते हैं, रागी का आटा हमने मिक्स ग्रेन में बनाया है। तो रागी का भी क्या है कैलोरी कंपोजिशन आप समझेंगे, 100 ग्राम का यूज करेंगे तो 354 कैलोरी हमको मिलेगी। उसमें फाइबर बहुत कम है, 3% फाइबर है। और उसका कार्बोहाइड्रेट लेवल तो सबसे ऊपर है, 74% कार्बोहाइड्रेट है रागी में। और कई लोग रागी का आटा वगैरह मिक्स करते हैं, आप समझिए तो कितना कार्बोहाइड्रेट खाएंगे आप। और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 61 है, बहुत ज्यादा है। और उसका ग्लाइसेमिक लोड भी 45 है। तो ये सारी चीजें आप पहले देखा गेहूं मकई बाजरा जुआर सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। तो आप समझो कि एक टाइम का 3 रोटी खाते हो, मक्के की 1 रोटी खाते हो तो भी आपका कैलोरी मतलब कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। फिर जौ है, जौ कई लोग बोलते हैं ना हम तो ये सब बंद कर दिया, जौ की रोटी खाते हैं और हमारा वेट लॉस भी हो गया और अच्छा होता है इससे। तो जौ का भी आप अगर सत्य जान लेंगे तो वो भी आप उससे ज्ञात रहेंगे। उसमें भी 354 कैलोरी मिलती है 100 ग्राम में।
और दूसरा उसका जो फाइबर जो है ना जौ में वो ज्यादा है, 17.3% उसमें फाइबर है, तो वो एक एडिशनल बेनिफिट है। बाकी उसका जो कैलोरी है 56 है, गेहूं से 6% जितना कम है, गेहूं का 61 है, इसका 56 है, तो इतना बेनिफिट हमको मिलता है जो हम बोलते हैं जौ में। और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 30 है, जो गेहूं से कम है, मतलब 15 जितना कम है। नॉर्मल ग्लाइसेमिक इंडेक्स से थोड़ा ज्यादा है, वो 25 से कम हो तो अगर बेहतर है। और उसका ग्लाइसेमिक लोड भी 68 है। तो जो मतलब जौ जो हम सोचते हैं तो कंपेयर टू गेहूं, मकाई, बाजरा, ज्वार, उससे जौ थोड़ा बेहतर है, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है और कार्बोहाइड्रेट तो उसमें भी मिलता है। उसके अलावा मैदा, कितने लोग मैदा का डे टू डे मैदा का यूज होता है घर में, होता है ना? सब एग्री हो गए, मैदे की चीज तो घर में रहती ही रहती। नाश्ता वगैरह करते हैं उसमें भी मैदा होता है। तो मैदा का हम कंपोजिशन समझे ना, तो उसमें 100 ग्राम मैदे में 364 कैलोरी हमको मिलती है। और आपको जो बताया ऐसे हमारा बॉडी रिक्वायरमेंट कितना होता है, 350 के आसपास मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट है। और हम 100 ग्राम मैदे का नाश्ता कर लेंगे तो कितना कैलोरी मिल जाएगा, 364 कैलोरी। तो आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया दोपहर के नाश्ते से ही। तो समझो कि दूसरा जो भी आप कंजप्ट करेंगे, दूसरा जो भी लेंगे वो आपकी बॉडी में एडिशनल स्टोर होगा। तो उसमें फाइबर वैल्यू 2.7 है, मतलब फाइबर बहुत कम है। और उसका कार्बोहाइड्रेट कितना है, 73, सबसे ज्यादा। आप समझो रागी के जितना ही है, रागी में जितना कार्बोहाइड्रेट होता है इतना कार्बोहाइड्रेट है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज्यादा है, 71, मतलब वो जाके तुरंत शुगर रिलीज कर देता है। पूरा बॉडी आपका मतलब ब्लड में शुगर ही शुगर रहता है काफी टाइम तक। तो वो, और उसका ग्लाइसेमिक लोड भी 52 है। तो आप समझो कि मैदा कितना गंभीर और नुकसानकारक। कई बार हम बोलते हैं मैदे की चीजें नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी, तो वजह ये है मैदे की चीजें नहीं खानी चाहिए। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम मैरिज में जाते हैं, आपको पता होगा, आप रोटी चाहे जो भी गेहूं की खाते हो उसमें मैदा मिला ही होता है। और क्योंकि वहाँ मैरिज वगैरह फंक्शन में है ना, वो रोटी बनाते हैं तो मैदे को मिक्स करके ही अच्छे से उनको गूंथ पाते हैं। हम जैसे रूटीन रोटी बनाते हैं उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है उनको, इसलिए वो मैदा मिक्स करके ही रोटी बनाते हैं, और हम ऐसी रोटी अक्सर खाया करते हैं। दूसरा, हम राइस के बारे में सोचते हैं, तो चलो ना, एक गेहूं को छोड़ के हम राइस खाते हैं। तो राइस का भी अगर राइस का हम कैलोरी वैल्यू सोचे तो 100 ग्राम राइस में 365 कैलोरी है। और उसमें फाइबर 2.8 है, मतलब नहीं जैसा बहुत कम है। उसमें कार्बोहाइड्रेट 77.5 है। और उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है ना 85 है और 66 है। तो वो हमारा कच्चा राइस है, वो अगर राइस पक जाता है ना तो उसमें काफी जो कार्बोहाइड्रेट वैल्यू है ना वो गिर जाती है, वो 30% पे आ जाती है। तो आप कंपेयर टू रोटी वगैरह उससे राइस का कंजप्शन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो राइस का जो पक जाते हैं उसके बाद उसका जो कार्बोहाइड्रेट लेवल है ना वो गिर जाता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट लेवल इक्विवेलेंट टू गेहूं जितना ही है, पर पकने के बाद उसका कार्बोहाइड्रेट वैल्यू गिरता है। तो आप राइस का फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हैं। फिर ब्राउन राइस आता है। फिर ब्राउन राइस में भी कैलोरी इतना ही है, 370। और उसका भी कार्बोहाइड्रेट लेवल 74 है। जैसे आपको बताया कि अगर व्हाइट कुक राइस होते हैं, मतलब पकाए हुए राइस, तो उसका कैलोरी कितना होता है, हमको 130 कैलोरी मिलता है। मतलब कैलोरी 100 ग्राम हम यूज करते हैं तो 130 कैलोरी मिलता है। दूसरा, फाइबर नहीं है उसमें। और आपको कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में जाएगा 28%, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत कम जाएगा कंपेयर टू अदर। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, पर 85 है और 24 है, मतलब आपके बॉडी में जाके शुगर रिलीज ज्यादा करेगा। तो कहीं ना कहीं हम फंसते हैं, ऐसा ये ज्यादा है तो कहीं ये कम है, ये तो क्या खाना चाहिए वही दिक्कत हमको अब परेशान कर रही होगी। हम सोचते होगी कि खाना क्या खाए, ये सब तो बहुत सारी चीजें ऐसा है कि खाना ही बंद कर देना पड़े। फिर उसके अलावा राजगरा, जो हम फेस्टिवल जो उपवास होता है 11 होते तो राजगरा का यूज करते हैं ना सब। तो राजगरा का भी कंपोजिशन हम जान लेंगे। हम 11 करते हैं पर राजगरा खा के है ना सब पूरा कैलोरी कंपोजिशन हम बिगाड़ देते हैं। तो कैसे बिगड़ता है वो देखिए। राजगरा में 100 ग्राम अगर आप यूज करेंगे तो 371 कैलोरी हमको मिलता है, मतलब हमारा पूरे दिन का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया एक ही सेशन में। और उसमें फाइबर 7 है। और उसका कार्बोहाइड्रेट जो है ना 100 ग्राम में 58% है। तो 58% कार्बोहाइड्रेट, मतलब आप 100 ग्राम खाते हो तो 58% आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया।
बराबर, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, 97 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और ग्लाइसेमिक लोड 60 है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में फिर से मैं बताऊं कि जो भी खुराक आप खाते हैं तो वो आपके शरीर में जाके उसमें से शुगर रिलीज करता है। तो वो शुगर कितनी फास्ट रिलीज करता है वो उसका आंक है। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर ज्यादा है तो वो बॉडी में जाके जल्दी शुगर रिलीज करता है, तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आंक होता है। तो ये आप राजगरा जो फिर उसके अलावा, हाँ सॉरी, व्हाइट कुक राइस का बात हुआ तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। उसके अलावा दो तीन चीजें, एक कॉलीफ्लावर राइस करके आता है। हमको राइस यूज करना है तो कौन सा राइस यूज करे वो आपको बता रहा हूँ कि कॉलीफ्लावर राइस आता है, उसका कंपोजिशन हम देखिए तो कॉलीफ्लावर राइस का जो कैलोरी है 25 है। 100 ग्राम में आपको 25 कैलोरी मिलता है। दूसरा उसका कार्बो जो फाइबर वैल्यू 2 है, और उसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट कितना मिलेगा, तो 3 ही मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट ओनली 3। तो डायबिटीज जिसको रिवर्स करना है उसको कॉलीफ्लावर राइस खाना चाहिए। और हमको भी कॉलीफ्लावर राइस यूज करते हैं तो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन नहीं बढ़ता, कई बार मैंने, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, 10 है, ओनली 10। जो 25 से नीचे है वो सब अच्छे हैं, समझो। तो उसका ओनली 10 है, और उसका ग्लाइसेमिक लोड 0.7 है। तो आप सोचेंगे कॉलीफ्लावर राइस कहाँ से मिलता है, तो वो भी बताएंगे, पर वो आपको भी ध्यान में रखना है। फिर कई लोग ऐसा राजगरो जो बोलते हैं वो उसका हमने बताया। फिर सोयाबीन, तो सोयाबीन का भी काफी लोगों ने सोचा होगा, सुना होगा शायद। तो सोयाबीन का क्या है कंजप्शन, मतलब कैलोरी वैल्यू, तो हम समझिए 100 ग्राम अगर सोयाबीन हम लेते हैं तो उसमें 416 कैलोरी होती है। तो कैलोरी वैल्यू बहुत ज्यादा है सोयाबीन का, क्योंकि 100 ग्राम आप यूज करोगे तो 416 कैलोरी आपको मिल जाएगा। पर उसमें फाइबर 10% है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, 20 है। जो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाता है वो एकदम कम जाएगा, 20 ही जाएगा, 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जाएगा। तो सोयाबीन नो लोड, घना लोग अब काफी लोग सोयाबीन का लोड भी यूज करते हैं, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 5 है और ग्लाइसेमिक लोड 1 है। तो वो डायबिटीज के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। फिर ये सारी जो वजह हमने समझी कि आर्टिफिशियल शुगर और हमारा डे टू डे कंजप्शन, जो कार्बोहाइड्रेट, गेहूं, मैदा जो हम रूटीन यूज करते हैं, राइस यूज करते हैं, उसके अलावा हम जंक फूड बहुत खाते हैं। तो जंक फूड में क्या होता है, ज्यादातर बाहर का नाश्ता, केक, पेस्ट्री, वो जो हम खाते हैं वो फंक्शन में जाते हैं। फिर अ, काफी लोग वो पिज्जा स्कीम पे होता है ना, बुधवार को एक पर एक फ्री, तो जब जाते हैं बुधवार को ही चूज करके, बच्चे जीत करते हैं तो उनको ले जाते हैं। तो वो जो सारी चीजें, वो शुगर है, वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो वो शुगर है, तो कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे। और ऐसा रिसर्च में ऐसा कहा जाता है कि अभी जो डायबिटीज 40 साल की उम्र में होता है वो कल जाके कहाँ होगा, 20 साल की उम्र में डायबिटीज होगा। तो वो सारी चीजें होने की जो पॉसिबिलिटी क्यों है, तो हमारा खाना पीना। आपने पिज्जा वगैरह कब देखा था, आपको सोचना है, और आपने बच्चों, आपके बच्चों ने कब देखा पिज्जा, कब खाया, आपने कब खाया था, वो आपको सोचना है, एसेस करना है। तो हमारे जो रिवर्सल की बात जैसे होती है, तो ये आर्टिफिशियल शुगर का हमने बात किया, और डे टू डे कार्बोहाइड्रेट का जैसे बात हुआ। उसके अलावा जंक फूड की बात करते हैं तो जंक फूड में बहुत सारी चीजें होती है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट, ऑयल, जो खराब फैट जो होता है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो सारी चीजें हम जंक फूड में कंजप्ट करते हैं। फिर उसके अलावा स्ट्रेस कंपोनेंट, अब जिंदगी इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है, तो स्ट्रेस की वजह से भी कहीं ना कहीं हम डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। तो स्ट्रेस कैसा, ओवर थिंकिंग, बराबर, एक्सर्शन, वो चिंता, वो सब जो होता है, गुस्सा आना, बराबर, तो वो सारी चीजें स्ट्रेस कंपोनेंट में होती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। दूसरा, लेक ऑफ एक्सरसाइज, हम जरा भी एक्सरसाइज नहीं करते, टाइम ही नहीं मिलता ना, कई लोगों की परेशानी होती है। फिर कई लोग ऐसे बोलते हैं हम थोड़ा चल लेते हैं 1 किलोमीटर, पर आपके शरीर का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि आपको 35 to 40 मिनट आपका परस्पिरेशन हो, इतना एक्सरसाइज आपको करना है, बिलो 70 ईयर्स, 70 के बाद आप चल सकते हैं। पर ज्यादातर लोग क्या वॉकिंग करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग वॉकिंग, हम तो वॉकिंग करते हैं तो उससे अच्छा रहता है।
उससे अच्छा रहता है। बिल्कुल, क्या अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसलिए मसल्स का यूज होता है, तो हमको अच्छा लगता है। और हमारे बॉडी को इतना एडवांटेज नहीं मिलता है। तो कई बार लेक ऑफ एक्सरसाइज जो वजह है वो उसमें भी डायबिटीज होता है। फिर इम्प्रॉपर स्लीप, कितने लोग 6 घंटे पूरी नींद लेते हैं। अगर वो पूरी नींद लेते हैं समझो, तो उसकी वजह से उनको ये समस्या या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं आएगा। कई लोग अभी तो ऐसा चलन हो गया, वेब सीरीज, मूवी और मोबाइल में सब स्क्रीन टाइम कितना बढ़ गया है सबका। तो वो कंपोनेंट जो है वो स्क्रीन टाइम भी हमको कहीं ना कहीं सोचना पड़े। और दूसरा हमारा जो होता है स्लीप पैटर्न, आइडियल तो ऐसा बोला जाता है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए। और गांव में आप सोचो तो पहले एक दो मतलब 1-2 पीढ़ी पहले कैसा होता था, तो 6:30 बजे खाना हो जाता है और 9 बजे तो सो जाते थे सब, और सुबह 4 बजे जग जाते थे, तो तब बीमारी नहीं होती थी। और अभी हमारा हम सिटी में रहने आ गए, हम मतलब एडवांस हो गए, नवरात्रि में 2-2 बजे तक गरबा खेले, बराबर आराधना करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन उठने का सब शेड्यूल गड़बड़ा जाए। और हम सोचते हैं हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं, काहे हमको ये दिक्कत आ गई, काहे हमको ये शुगर आ गया। तो हमारी लाइफस्टाइल के ऐसे कभी काफी मोड है तो जो हम फॉलो नहीं करते, उसकी वजह से हमको डायबिटीज या जो शुगर होता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही हमको ये दिक्कत होती है। उसके अलावा जो कंपोनेंट है वो सब्सिडरी मतलब साथ में रहते हैं। और एक रेयर ऑफ द रेयर वजह मतलब हेरिडिटरी भी होता है। हेरिडिटरी जिसको है, जिसके पिता को शुगर है, उसके बच्चे को शुगर की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और ज्यादातर आप देखोगे तो मोटे हो गए तो सब फैमिली में मोटे हो गए, क्योंकि खाने पीने का आदत सबका सही रहता है ज्यादातर। आप देखोगे फैमिली में तो ऐसा बिल्कुल होता है। आप अगर हेल्थ जर्नी में हो तो आप पतले हो गए होगे, पर घर में कार्बोहाइड्रेट का यूज ज्यादा होगा तो और लोग मोटे ही होंगे। तो फैमिली ना फैमिली मोटे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन बढ़ता है और लेक ऑफ एक्सरसाइज सबका एक जैसा ही हो जाता है। अगर घर में एक अनहेल्दी पीपल है तो बाकी के सब अनहेल्दी की चलता है, तो वो चीजें हो जाती है। तो एक अगर हम जैसे रेगुलर कनेक्ट होके हम सुधार करते हैं तो हमारे फैमिली को भी ऐसे सुधार कर सकते हैं। दूसरा, आज हमने जो बात किया तो कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन का बात किया, तो कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन हम ऐसे करते हैं। अब कल हम जो बात करेंगे आधा घंटा, तो डायबिटीज कैसे होता है नॉर्मली। डायबिटीज रिवर्सल का बात हम कर रहे हैं, तो डायबिटीज हमको रिवर्स करना है तो कई सारी चीजें हमको अगर बिना जाने हम करेंगे, रिवर्स का बारे में सोचेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। और ये डे टू डे कंजप्शन आप जो कर रहे हैं वो उसको समझ लिया, अब कैसे उसको ये पैथोफिजियोलॉजी मतलब डायबिटीज होता कैसे है, आप कैसे खाते हैं और कैसे डायबिटीज आपको हो गया, वो कल समझेंगे। और उसके अलावा कई सारे विटामिन मिनरल्स जो बॉडी में होते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो वो सारी चीजें कल हम समझेंगे। और उसके बाद अगले बुधवार को हमको टाइप 2 रिवर्सल अगर करना है, तो टाइप 2 रिवर्सल के लिए हमको क्या क्या फॉलो करना पड़े और कैसे टेस्ट होते हैं, उसके बारे में अगले बुधवार को देखेंगे। मतलब कल हमारा सेशन ऐसे ही रहेगा, पर कल हम सेशन में डायबिटीज का जो पैथोफिजियोलॉजी जानेंगे, डायबिटीज कैसे होता है, डायबिटीज का प्रोसेस कैसे होता है, वो हम समझेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि